मेरी शादी अभी नई नई ही हुई थी। मेरे ससुराल में सास ससुर, देवर और एक ही ननंद है। वैसे ससुराल में कदम रखते ही सासू माँ का ममता वाला रूप पसंद आया। लेकिन क्या यही असलियत है या मात्र रिश्तेदारों के सामने दिखावा? खैर, इतनी जल्दी किसी को आंकना गलत बात है। चलो, 1-2 महीने और देख लेते हैं। सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मन ही मन खुद के ही सवाल को जवाब देती चेतना अपने को इस नए परिवेश में ढालने की कोशिश में लग गई। अभी सिर्फ 1.5 महीने भी नहीं बीते थे कि सासू माँ की नसीहतें शुरू हो गई थी। वैसे हनीमून पर जाते समय ही सासू माँ ने कहा था, लौटने के बाद अपने घर परिवार को समझने में लगाओ, फिर अपनी घर गृहस्थी संभालो और मुझे घर की जिम्मेदारी से मुक्त करके घर की A to Z जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लो। उस समय यह सब सुनकर बहुत अच्छा लगा था। सासू माँ का कितना स्नेह और विश्वास है मुझ पर कि पूरी गृहस्थी मुझे सौंप कर निश्चिंत हो जाना चाहती है। हनीमून से लौटने के बाद दिन कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। नवविवाहित दंपति जब एक दूसरे के प्यार और सानिध्य में आखंड डूबे हो तो समय कैसे बीतता चला जाता है पता ही नहीं चलता। अमित के साथ दुनिया जहान की बातें करते करते रात के 2-3 बज जाते। हर तरह से तृप्त होकर थक कर मैं गहरी नींद में सो जाती तो सवेरे 9 बजे से पहले आँख ही नहीं खुलती। शुरुआती 1-2 दिन अमित बेड टी मेरे सिरहाने रख देते जो 9 बजे तक ठंडी हो जाती। अब सुबह की मेरी चाय थर्मस में रख दी जाती है जो उठने पर मैं गरम गरम पीती हूँ। तब तक अमित नाश्ता करके ऑफिस के लिए तैयार हो चुके होते हैं। 2 महीने बीतते बीतते मायके जाते समय सासू माँ ने मुझे धीरे से याद दिलाया कि लौट कर आने पर तुम्हें रूटीन बदलना होगा क्योंकि अब घर गृहस्थी तुम्हें संभालनी है। सासू माँ बहुत ही हंसमुख, कर्मठ, शालीन और खुश मिजाज थीं। मैंने उन्हें कभी जोर से बोलते या डांटते नहीं सुना। फिर भी किसी आदेश की अवहेलना या समय पर कोई काम ना करने पर वे असहज होकर कठोर शब्दों में अपनी प्रतिक्रिया अविलंब व्यक्त कर देती थीं। यदि वे लिहाज करती थी तो तब जब कोई बाहरी व्यक्ति बैठा हो। उस समय तो वे सहज भाव से बतियाती रहती थी, पर उसके जाते ही वे जिसने गलती की हो उससे कहने में जरा भी नहीं चूकती थी। घर में मेहरी और एक नौकर था। ससुर जी का छोटा सा प्रिंटिंग बिजनेस था जिसमें वे दिन भर बिजी रहते थे। देवर अभी अभी नई नई नौकरी पर लगा था। छोटी ननंद पढ़ रही थी। सभी का चाय नाश्ता टिफिन व भोजन की व्यवस्था से लेकर उनकी अन्य अपेक्षाओं और ज़रूरतों को सहजता से पूरा करती रहती थी। मायके से लौटने पर स्नान आदि करके पूजा घर में ठीक 6 बजे मुझे सितार या हारमोनियम बजाते हुए भजन गाने का आदेश मिला। संगीत व गायन में मैं पारंगत थी। मेरे गाए भजन सासू माँ को बहुत प्रिय थे। पूजा के बाद अन्य घरेलू कामों में मैं सासू माँ का हाथ बटाने लगी। मैं चाहती थी कि सासू माँ खुश रहे और मेरे कारण किसी को कोई असुविधा ना हो, पर घर गृहस्थी में सभी को संतुष्ट कर पाना इतना आसान न था। जैसे जैसे दिन बीतने लगे एक एक करके सासू माँ की ऐसी ऐसी नसीहतें सामने आने लगी कि सुनकर मैं तिलमिला उठती, लेकिन कुछ कह नहीं पाती। अमित से मैं कहती तो वे उसे मजाक में उड़ा देते। वे परिहास प्रिय थे, माँ का सम्मान करते थे। उन्हें नहीं लगता था कि माँ ने कुछ गलत कहा। मुझे भी आहत नहीं करना चाहते थे, अतः गंभीर से गंभीर बात को भी हवा में उड़ा देते। रात को बेडरूम में हमारी बातचीत की शुरुआत सासू माँ के दिन भर में दिए गए उपदेशों की समीक्षा से होती। जानते हो, उनकी मधुर वाणी और सहज व्यवहार में कभी कभी उस चींटी का दंश छिपा रहता है जो रेंगते रेंगते कपड़े में घुसकर काटने लगती है और सबके सामने न उसे निकाल सकती हूँ न मार सकती हूँ, बस कसमसा कर रह जाती हूँ। उस दिन सुबह 7 बजे किचन में मैं सभी के लिए नाश्ता बना रही थी कि नौकर ने आकर सूचना दी, सासू माँ बेडरूम में बुला रही हैं। मैं सासू माँ के पास पहुँची। यह क्या है? उन्होंने वही चीर परिचित व मीठी सहज वाणी में कहा, तुमने बिस्तर कितने बजे छोड़ा? जी 6 बजे, मैंने उत्तर दिया। इस समय 7:15 बज रहे हैं। 1.25 घंटे से तुम्हारे कमरे की लाइट पंखे सब जल रहे हैं। यह तो बिजली की बर्बादी है ना। इससे बिजली का बिल निरर्थक बढ़ता है
और शॉर्ट सर्किट होने पर आग लगने का भी खतरा रहता है। कमरे से निकलते ही सारे स्विच ऑफ कर दिया करो, इसे अपनी आदत बना लो। सासू माँ के मधुर वचनों को मैंने कड़वी दवा की तरह निकल लिया। वह मेरे साथ किचन तक आ गई थी। हड़बड़ाहट में मैं गैस जलती हुई छोड़ गई थी। उस पर कुछ पकाने का बर्तन नहीं था। सासू माँ ने पुनः वही बात याद दिलाई, कहीं भी जाने से पहले गैस जलती हुई मत छोड़ो, इससे गैस बर्बाद होने के साथ साथ दुर्घटना होने का भी खतरा हो सकता है। मुझे मेरे घर पर पापा भी इसी प्रकार बात बात पर टोका करते थे, पर वहाँ मेरी मम्मी तुरंत अपनी लाडली बिटिया के बचाव के लिए आ जाती थी। पापा को पलटकर वह जवाब देती, क्या कंजूसी सिखा रहे हो, 2-4 रुपए की बिजली ही जाएगी तो घर के बजट पर क्या अंतर पड़ता है। गैस सिलेंडर तो 2-2 एक्स्ट्रा रखे रहते हैं, थोड़ी सी गैस क्या बर्बाद हो गई, लगे बिटिया को उपदेश देने। अरे बाद में तो उसे ससुराल में ही खटना है, अपने घर में तो आराम से रहने दो। रात को मैंने अमित को सारी बात बताई तो वो हाँ हाँ करके हंसने लगे। दिन बीतते रहे और सासू माँ की नसीहतें भी बदस्तूर जारी रही। नल खुला छोड़ दिया, पानी व्यर्थ में बह रहा है। अरे बताओ, इस देश में तमाम लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरस जाते हैं। पता नहीं क्या सीख कर आई है मायके से, मामूली सा काम भी इससे हो नहीं पा रहा है। अब कितना सिखाऊं और समझाऊं, मेरे तो किस्मत ही खराब है। अब देखो छोटी बहू कैसी आती है, कहीं इसी की जुड़वा ना हो। अरे अब बाथरूम में साबुन सोप बॉक्स में नहीं रखा, फर्श पर पड़ा गल रहा है, किसी का पैर पड़ने पर वह फिसल सकता है, चोट लग सकती है। कपड़े सब इधर उधर बिखरे पड़े हैं, तह करके हैंगर में लगाकर अलमारी में रखने चाहिए। गंदे मोजे व कपड़े बाथरूम में पड़े हैं, वॉशिंग मशीन में क्यों नहीं डाले। पापा की शाम की चाय में शुगर क्यूब्स दिए, शुगर फ्री टैबलेट नहीं दी, जानती हो वो डायबिटिक हैं। यह श्रृंखला बहुत लंबी थी, हर छोटी से छोटी बात पर उनकी चौकस निगाह लगी रहती थी। बेडरूम में सोते समय में अगरबत्तियां जलाकर लगा देती थी, इससे कमरा भीनी भीनी खुशबू से महक उठता था। दीवार पर किताबें रखने का एक छोटा सा सुंदर सा अटैचमेंट लगा था। अगरबत्ती स्टैंड था नहीं, तो मैं अगरबत्ती की तीलियां किताब के पन्नों के बीच दबाकर रख देती थी। सासू माँ ने ऐसा करने से मना किया और एक सुंदर सा अगरबत्ती स्टैंड ले आई। अगरबत्ती, धूप बत्ती, दीपक आदि के पीतल के छोटी छोटी बर्तन जो मुख्य रूप से पूजा घर में रहते थे, कि साफ सफाई सासू माँ स्वयं करती थी। कभी कभी यह जिम्मेदारी मुझे भी सौंपी जाती थी। बाकी रसोई के बर्तन तो महरी मांजती थी, पर पूजा के बर्तन स्वयं साफ किए जाए, ऐसा सासू माँ का निर्देश था। इस सफाई अभियान में कभी कभी बेडरूम का अगरबत्ती स्टैंड पूजा घर में रखा जाता और रात को अगरबत्तियाँ मैं फिर से किताब के पन्नों के बीच लगाती थी। इसके लिए भी सासू माँ 1-2 बार मुझे टोक चुकी थी, पर मुझसे अक्सर भूल हो जाती। कपड़े की उधार खरीदारी पर सासू माँ की तीखी टिप्पणी सुनने पड़ी। मैं अशोक भाई के यहाँ से अगर उधार कपड़े लाती हूँ तो साफ साफ बता देती हूँ कि 3 मासिक किस्तों में भुगतान करूँगी, और ऐसा बिना भूले करती हूँ। तुम उनके यहाँ से कपड़े ले आई और 2 माह बीत गए, रुपए नहीं भिजवाए। या तो उसे बता देती कि रुपए इतने महीने बाद भिजवाऊंगी। मैं आज गई थी तो तगादा तो नहीं किया उसने, पर बताया ज़रूर। मैंने आज ही उसका उधार चुकता करके खाता क्लियर कर दिया है। उधार के लेन देन में बहुत सतर्क और नियमित होना चाहिए। बैंक में ऋण खाते की किस्त नियत तारीख पर जमा नहीं हुई, ना अमित ने ध्यान दिया ना इनके पापा ने, उस पर इंटरेस्ट पड़ गया। भाई का घर से फ़ोन आया था, वह चहक रहा था, दीदी मेरा आयकर अधिकारी के लिए चयन हो गया है, 20 को जाना है, पापा तुम्हें लाने 14 की सुबह पहुंच जाएंगे, तुम तैयार रहना। भाई से कभी मैंने वादा किया था कि उसकी सर्विस लगने पर मैं उसे एक सूट उपहार में दूंगी। अशोक भाई के यहाँ से मैं 12,645 रुपये में 3 पीस सूट का बहुत शानदार कपड़ा ले आई। इनसे प्रार्थना की कि बधाई देने के बहाने यह कल परसों में चले जाएं और कपड़ा दे आएं, जिससे वह समय से सिलवा सके। मैं घबरा रही थी कि मेरी कंजूस लेकिन हिसाब किताब की पक्की सासू माँ कहीं किराए आदि के खर्चे को लेकर इनका जाना ना रोक दे, पर उन्होंने खुशी खुशी सहमति दे दी। इनको छुट्टी नहीं मिल पाई तो पापा जाने को तैयार हो गए।
बेडरूम में किताबों की शेल्फ के नीचे रखी टेबल पर मैंने वह सूट का कपड़ा रख दिया कि सुबह पैक करके पापा को दे दूंगी। सुबह आँख खुलने पर जो दृश्य देखा तो मेरी सांस हलक में अटक कर रह गई। रात को जलती अगरबत्तियों को मैंने किताब के पन्नों में दबाकर लगा दिया था। रात को न जाने कैसे जलती अगरबत्तियाँ सूट के कपड़े पर गिर पड़ी जो ठीक नीचे टेबल पर रखा था और कपड़े के बीचों बीच जलाकर सुराख बना दिया। मैं हतप्रभ हो गई। मैंने 3,000 रुपये अपने पास से लगाए थे, 4,000 इनसे लिए थे और 5,645 रुपये बाकी कर आई थी। दुख से मेरी आंखें भर आई। सासू माँ को सारी बात बताई तो वह सांत्वना देने लगी। बोली, जो नुकसान होना था वह तो हो गया, अब रोने से नुकसान की भरपाई तो होनी नहीं है। जो हुआ है उसे भूल जाओ। मेरी गलती थी। यदि मैंने अगरबत्ती को अगरबत्ती स्टैंड में लगाया होता या कपड़ों को अलमारी में रखा होता तो यह हादसा ना होता। अशोक भाई के यहाँ तुरंत इतना अधिक उधार करने की हिम्मत ना थी, जबकि अभी 5,000 उधार करके आई थी। सासू माँ तो एक पैसे का भी नुकसान नहीं सहन कर पाती है, इसीलिए उनसे और कुछ कहना बेकार है। भाई के पास खाली हाथ कैसे जाऊंगी, यही सोच सोच कर मैं गलानी से भरी जा रही थी। सासू माँ ने सुराख हो गई कपड़ों का निरीक्षण किया, फिर बोली, इसको रफू करवा दूंगी तो काम आ जाएगा। 2 दिन बाद पापा मेरी माई के भैया को बधाई और उपहार देने चले गए। 14 तारीख को पापा के साथ माई की जाती समय मैं सोच रही थी भाई से कैसे आंख मिला पाऊंगी। भाई सोच रहा होगा कि इतने बड़े संपन्न घर में दीदी है और पहली बार उपहार दिया तो यह रफू किया सूट। उस टेलर ने भी क्या सोचा होगा। रफू के निशान को सूट सिलते समय कहाँ छिपा पाएगा कोई। इसे तो अच्छा था कि कोई उपहार ही ना देती, कोई बहाना बना देती, कम से कम किरकिरी तो ना होती। क्या मेरी बदनामी ससुराल की बदनामी ना थी? लेकिन अब तो तीर कमान से निकल चुका था। शर्मिंदगी सहने के अतिरिक्त और कोई उपाय ही कहाँ था। घर पर सब मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। पहुँचते ही भाई की चहकती आवाज़ सुनाई पड़ी, दीदी यू आर ग्रेट। मेरा सूट सिलकर आ गया। इतना शानदार सूट की आंखें नहीं ठहरती। लोग अनुमान लगा रहे हैं कि 20,000 से कम का नहीं होगा। और मज़े की बात यह है कि टेलर को भी जीजाजी के पापा ने पूरी सिलाई के पैसे दे दिए थे। बहुत ही गर्व और प्रसन्नता से भाई ने जो सूट मुझे दिखाया वह तो उससे भी महंगा कपड़ा था जो मैंने खरीदा था, नया और बिना किसी रफू के। सासू माँ के उपदेश अब कम हो गए हैं क्योंकि उनकी नसीहतों को अब मैं 100% पालन करती हूँ। किफ़ायती और कंजूसी का अंतर भी मेरी समझ में आ गया है। इनके पापा के ऊपर रफू किया सूट खूब जमता है। टेलर ने इतनी सफाई से सिला है कि रफू का पता ही नहीं चलता। अमित ने कहा, पापा कहते हैं कितना सुंदर सूट मेरी पुत्र वधू ने दिया है। उनको तुमने सूट दिया, मुझे क्या दे रही हो? मैंने सोखी से आंख नचाते हुए कहा, तुम्हारा उपहार वह 5,645 का अशोक भाई का बिल है। जाओ जाके भुगतान करो। लेकिन उसका भुगतान तो माँ ने कर दिया, अब उसका मुआवजा तुमसे वसूलना है। और हंसते हुए उन्होंने मुझे बाहों में भर लिया। दोस्तों, कहानी यही समाप्त हो गई। चलिए साथ देखते हैं आज की दूसरी कहानी। सामने गाड़ी रोकते देखा। मनीष, तू यहाँ क्या कर रहा है? सामने के फ्लैट की बालकनी में खड़े मेहरा ने ऊंची आवाज़ से प्रश्न किया। यार, एक बुरी खबर देने आया हूँ। क्या हुआ है? तिवारी सर का ट्रक से एक्सीडेंट हुआ जिसमें वह मर गए। खिड़की में खड़ी आभा अपने पति नीतीश के बाजार से घर लौटने का ही इंतजार कर रही थी। मनीष के मुंह से यह सब सुनकर उनके दिमाग को जबरदस्त झटका लगा। विधवा हो जाने के एहसास से उनकी चेतना को लकवा मार गया और वह धड़ाम से फर्श पर गिरी और बेहोश हो गई। छोटे बेटे अभिषेक और बेटी प्रियंका के प्रयासों से कुछ देर बाद जब आभा को होश आया तो उन दोनों की आंखों से बहते आंसुओं को देखकर उनके मन की पीड़ा लौट आई और वह अपनी बेटी से लिपट कर जोर से रोने लगी। उसी समय नीतीश जी ने कमरे में प्रवेश किया। पति को सही सलामत देखकर आभा ने मन ही मन तीव्र खुशी और हैरानी के मिले जुले भाव महसूस किए। फिर पति को सवालिया नज़रों से देखने लगी। आभा, हम लुट गए, कंगाल हो गए। आज सुधीर। और इतना कह पत्नी के कंधे पर हाथ रखकर वह किसी छोटे बच्चे की तरह बिलखने लगी थी।
आभा की समझ में आ गया कि मनीष उनके बड़े बेटे सुधीर की दुर्घटना में असामयिक मौत की खबर लाया था। इस नए सदमे ने उन्हें गूंगा बना दिया। वह न रोई और न ही कुछ बोल पाई। इस मानसिक आघात ने उनकी सोचने समझने की शक्ति पूरी तरह से छीन ली थी। करीब 15 दिन पहले ही सुधीर अपनी पत्नी रुसाली और 3 साल की बेटी तन्नू के साथ अलग किराए के मकान में रहने चला गया था। पड़ोसी सिंह साहब रुसाली व तन्नू को अपनी कार से ले आए। कुछ दूसरे पड़ोसी नीतीश जी और अभिषेक के साथ उस अस्पताल में गए जहां सुधीर की मौत हुई थी। अपनी बहू रुसाली से गले लगकर रोते हुए आभा बार बार एक ही बात कह रही थी, मैं तुम दोनों को घर से जाने को मजबूर ना करती तो आज मेरे सुधीर के साथ यह हादसा ना होता। इस अपराध बोध ने आभा को 13वीं तक गहरी उदासी का शिकार बनाए रखा। इस कारण वह सांत्वना देने आ रहे लोगों से न ठीक से बोल पाती, न ही अपनी गृहस्थी की जिम्मेदारियों का उन्हें कोई ध्यान आता। ज़्यादातर वह अपनी विधवा बहू का मुरझाया चेहरा निहारते हुए मौन आंसू बहाने लगती। कभी कभी तन्नू को छाती से लगाकर खूब प्यार करती, पर आंसू तब भी उनकी पलकों को भिगाए रखती। 13वीं के अगले दिन वर्षों की बीमार नजर आ रही आभा क्रियाशील हो उठी। सबसे पहले अभिषेक और उसके दोस्तों की मदद से टेम्पो में भरकर सुधीर का सारा सामान किराए के मकान से वापस मंगवा लिया। उसी दिन शाम को आभा के निमंत्रण पर रुसाली के माता पिता और भैया भाभी उनके घर आए। आभा ने सबको संबोधित कर गंभीर लहजे में कहा, पहले मेरी और रुसाली की बनती नहीं थी, पर अब आप लोग सब निश्चिंत रहें। हमारे बीच किसी भी तरह का टकराव अब आप लोगों को देखने सुनने में नहीं आएगा। आंटी, मेरी छोटी बहन पर दुख का भारी पहाड़ टूटा है। अपनी बहन और भांजी की कैसी भी सहायता करने से मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। रुसाली के भाई पंकज ने भावुक होकर अपने दिल की इच्छा जाहिर की। आप सबको बुरा ना लगे तो रुसाली और तनु हमारे साथ भी आकर रह सकती हैं। रुसाली के पिता पांडे साहब ने हिचकते हुए अपना प्रस्ताव रखा। आभा उनकी बातें खामोश होकर सुनती रही। वह रुसाली के मायके वालों की आंखों में छाए चिंता के भावों को आसानी से पढ़ सकती थी। रुसाली के साथ पिछले 6 महीनों में आभा के संबंध बहुत ज़्यादा बिगड़ गए थे। अभिषेक की शादी करीब 3 महीने बाद होने वाली थी। नई बहू के आने की बात को देखते हुए आभा ने रुसाली को और ज़्यादा दबा कर रखने के प्रयास तेज कर दिए थे। इस घर में रहना है तो जो मैं चाहती हूँ वही करना होगा, नहीं तो अलग हो जाओ। रोज रोज की उनकी ऐसी धमकियों से तंग आकर सुधीर और रुसाली ने अलग मकान लिया था। उनकी बेटी सास के हाथों अब तो और भी दुख पाएगी। रुसाली के माता पिता के मन के इस डर को आभा भली प्रकार समझ रही थी। उनके इस डर को दूर करने के लिए ही आभा ने अपनी खामोशी को तोड़ते हुए भावुक लहजे में कहा, मेरा बेटा हमें छोड़कर चला गया है, तो अब अपनी बहू को मैं बेटी बनाकर रखूंगी। मैंने मन ही मन कुछ फैसला लिया है जिन्हें पहली बार मैं आप सभी के सामने उजागर करूंगी। आंखों से बह आए आंसुओं को पोंछती हुई आभा सबकी आंखों का केंद्र बन गई। नीतीश जी, अभिषेक और प्रियंका के हाव भाव से यह साफ पता लग रहा था कि जो आभा कहने जा रही है उसका अंदाजा उन्हें भी ना था। अभिषेक की शादी होने से पहले ही रुसाली के लिए हम छत पर 2 कमरों का सेट तैयार करवाएंगे, ताकि वह देवरानी के आने से पहले या बाद में जब चाहे अपनी रसोई अलग कर लें। इसके लिए रुसाली आज़ाद रहेगी। अतीत में मैंने रुसाली के नौकरी करने का सदा विरोध किया, पर अब मैं चाहती हूँ कि वह आत्मनिर्भर बने। मेरी दिली इच्छा है कि वह बीएड का फॉर्म भरे और अपनी काबिलियत बढ़ाए। आप सबके सामने मैं रुसाली से कहती हूँ कि अब से वह मुझे अपनी माँ समझे। जीवन की कठिन राहों पर मजबूत कदमों से आगे बढ़ने के लिए उसे मेरा सहयोग, सहारा और आशीर्वाद सदा उपलब्ध रहेगा। आभा के स्वभाव में आया बदलाव सबको हैरान कर गया। उनके मुंह से निकले शब्दों में छिपी भावुकता व ईमानदारी सभी के दिलों को छूकर उनकी पलकें नम कर गई। एक तेज तर्रार झगड़ालू व घमंडी स्त्री का इस कदर कायाकल्प हो जाना सभी को अविश्वसनीय लग रहा था। रुसाली अचानक अपनी जगह से उठी और आभा के पास आ बैठी। सास ने बाहें फैलाई और बहू उनकी छाती से लगकर सुबगने लगी। कमरे का माहौल बड़ा भावुक और संजीदा हो गया। रुसाली के माता पिता व भैया भाभी के पास अब रुसाली व तन्नू के हितों पर चर्चा करने के लिए कोई कारण नहीं बचा। क्या आभा का सचमुच कायाकल्प हुआ है? इस सवाल को अपने दिलों में समेट
सभी लोग कुछ देर बाद विदा लेकर अपने अपने घर चले गए। अब सिर्फ अपने परिवारजनों की मौजूदगी में आभा ने अपने मनोभाव को शब्द देना जारी रखा। अभिषेक और प्रियंका, तुम दोनों अपनी भाभी को इस पल से पूरा मान सम्मान दोगी। रुसाली के साथ तुमने गलत व्यवहार किया तो उसे मैं अपना अपमान समझूंगी। मम्मी, आपको मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। प्रियंका उठकर रुसाली की बगल में आ बैठी और बड़े प्यार से भाभी का हाथ अपने हाथों में ले लिया। मेरा दिमाग खराब नहीं है जो मैं किसी से बिना बात उलझूंगा। अभिषेक अचानक भड़क उठा। बेटे, अगर तुम्हारा रवैया नहीं बदला तो रुसाली को साथ लेकर एक दिन मैं इस घर को छोड़ जाऊंगी। आभा की इस धमकी का ऐसा प्रभाव हुआ कि अभिषेक चुपचाप अपनी जगह सिर झुकाकर बैठ गया। आभा, तुम सब तरह की चिंताएं अपने मन से निकाल दो। रुसाली और तनु के भविष्य को सुखद बनाने के लिए हम सब मिलकर सहयोग करेंगे। नीतीश जी से ऐसा आश्वासन पाकर आभा धन्यवाद भाव से मुस्कुरा उठी थी। कमरे से जब सब चले गए तब आभा ने रुसाली से साफ साफ पूछा, बहू, तुम्हें मेरे मुंह से निकली बातों पर क्या विश्वास नहीं हो रहा है? आप ऐसा क्यों सोच रही हैं मम्मी? आप लोगों के अलावा अब मेरा असली सहारा कौन बनेगा? रुसाली का गला भर आया। मैं तुम्हें कभी तंग नहीं करूंगी बहू, बस तुम यह घर छोड़कर जाने का विचार अपने मन में कभी मत लाना। नहीं तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। नहीं मम्मी, मैं आपके पास रहूंगी और आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। देख, तन्नू के नाम से मैंने 1 लाख रुपए फिक्स डिपॉजिट करने का फैसला कर लिया है। आने वाली समय में यह रकम बढ़कर उसकी पढ़ाई और शादी के काम आएंगी। जी। रुसाली की आंखों में खुशी की चमक उभरी। सुनो बहू, एक बात और कहती हूँ मैं। आभा की आंखों में फिर से आंसू चमके और गला रूंधने सा लगा। करीब 4 साल पहले तुमने इस घर में दुल्हन बनकर कदम रखा था और मैं वादा करती हूँ कि उचित समय और उचित लड़का मिलने पर मैं तुम्हें डोली में बिठाकर यहाँ से विदा भी कर दूंगी। ज़रूरत पड़ी तो तनु अपने दादा दादी के पास रहेगी और तुम अपनी नई घर गृहस्थी में। बस मम्मी जी, और कुछ मत कहिए आप। रुसाली ने उनके मुंह पर अपना हाथ रख दिया। मुझे विश्वास हो गया है कि तन्नू और मैं आप दोनों की छत्र छाया में यहाँ बिल्कुल सुरक्षित है। मुझ में दूसरी शादी करने में जरा भी दिलचस्पी कभी पैदा नहीं होगी। रुसाली अपने सास ससुर के लिए जब चाय बनाने चली गई तो नीतीश जी ने आभा की प्रशंसा की। आज जो मैंने देखा सुना है उस पर मुझे आश्चर्य हो रहा है, साथ ही गर्व भी कर रहा हूँ। एक बात पूछूं? पूछिए। आभा ने पति के कंधे पर सिर टिकाते हुए कहा और आंखें मूंद ली। तुम्हारी सोच, तुम्हारा नजरिया, तुम्हारे दिल के भाव अचानक इस तरह कैसे बदल गए हैं? आप मुझ में आए बदलाव का कारण क्या समझते हैं? आंखें बंद किए किए ही आभा बोली। मुझे लगता है सुधीर की असमय हुई मौत ने तुम्हें बदला है, पर फिर वैसा ही बदलाव मेरे अंदर क्यों नहीं आया? सुधीर इस दुनिया में नहीं रहा, ये जानने से पहले मुझे एक और जबरदस्त सदमा लगा था। क्या आपको उसकी याद है? हाँ, जो लड़का बुरी खबर लाया था वह सुधीर का जूनियर था और तुम समझी कि वह मेरा कोई छात्र है और मेरी ना रहने की खबर लाया है। दरअसल गलत अंदाज़ा लगाकर मैं बेहोश हो गई थी। फिर मुझे धीरे धीरे होश आया तो मेरे मन ने काम करना शुरू किया। सबसे पहले असहाय और असुरक्षित हो जाने के भय ने मेरे दिलो दिमाग को जकड़ा था। मन में गहरी पीड़ा होने के बावजूद अपनी जिस जिम्मेदारी का मुझे ध्यान आया वह प्रियंका की शादी का था। कैसे पूरी करूंगी मैं यह जिम्मेदारी? मन में यह सवाल कौंधा तो जवाब में सबसे पहले सुधीर और रुसाली की शक्लें उभरी थी। उनसे मेरा लाख झगड़ा होता रहा हो, पर मुसीबत के समय मन को उन्हीं दोनों की याद पहले आई थी। अपने मन की बातों को आभा बड़े धीरे धीरे बोलते हुए पति के साथ बांट रही थी। नीतीश जी खामोश रहकर आभा के आगे बोलने का इंतजार करने लगे। आभा ने पति की आंखों में देखते हुए भावुक लहजे में आगे कहा, मेरे बेटे बहू मुसीबत में मेरा मजबूत सहारा बनेंगे। अगर मेरी यह उम्मीद भविष्य में पूरी ना होती तो मेरा दिल उन दोनों को कितना कोसता। एक पल रुककर आभा फिर बोली, असली विपदा का पहाड़ तो रुसाली के सिर पर टूटा था। मेरे ही तरह क्या उसने भी उन लोगों का ध्यान नहीं किया होगा जो इस कठिन समय में उसके काम आएंगे? जरूर आया होगा, नीतीश जी बोले। अगर उसने
हमें विश्वसनीय लोगों की सूची में नहीं रखा होगा तो यह हमारे लिए बड़े शर्म की बात है। और अगर हमारे सहयोग और सहारे की उसे आशा है और हम उसकी उम्मीदों पर खरे न उतरे तो क्या हमें वह नहीं कोसेगी? तुम्हारे मनोभाव अब मेरी समझ में आ रहे हैं। तुम्हारे कायाकल्प का कारण मैं अब समझ सकता हूँ। हमारा बेटा सुधीर अब बहू और पोती के रूप में अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं और ये दोनों हमें कोसे, ऐसा मैं कभी नहीं चाहूँगी। इन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए ही मैंने अपने को बदल डाला है। कभी मैं राह से भटकूँ तो आप मुझे टोक कर सही राह दिखा देना। आभा ने अपने जीवन साथी से हाथ जोड़कर विनती की। उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि तुम्हारा यह कायाकल्प दिल की गहराइयों से हुआ है। अपने पति की आंखों में अपने लिए गहरे सम्मान, प्रशंसा व प्रेम के भावों को पढ़कर आभा हौले से मुस्कुराई। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त हो गई। मिलते हैं अगली नई कहानी से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।